हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से हम बताने जा रहे हैं कुछ विशेष परिवर्तन। ये विशेष परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस से हैं। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस आपको बताया गया कि कंजक्शन इसमें दैट लगता है, सेट टू को टोल्ड किया जाता है, प्रोनाउन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन होते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 3 तक हम कवर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ विशेष परिवर्तन में। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि असर्टिव सेंटेंस में कुछ स्टैंडर्ड रूल है, वो उसमें ये बताया कि वोकेटिव केस में कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा जाता है, इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें कभी कभी कुछ नाउन आ जाते हैं, वो वोकेटिव केस में रहते हैं। वोकेटिव केस की हिंदी क्या होगी? संबोधन करता। ठीक है, संबोधन करता मतलब किसी कर्ता को संबोधित किया जाता है। कोई आदमी रहेगा, कोई काम करने वाला, उसको हम संबोधित करते हैं। तो वोकेटिव केस माने होता है संबोधन कारक। तो सब्जेक्ट जगह आएगा तो वोकेटिव केस का संबोधन करता होगा। नॉमिनेटिव केस माने होता है नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस इस प्रकार से होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक होता है, लेकिन यहाँ वोकेटिव केस दिया, वोकेटिव केस माने संबोधन कारक। इसका हिंदी क्या होगा? कर्ता नहीं होगा, कारक। संबोधन कारक, केस माने कारक, जैसे नॉमिनेटिव माने कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस माने कर्म कारक। तो इस तरह से वोकेटिव केस माने संबोधन कारक। तो कभी कभी कुछ नाउन जो है वोकेटिव केस में आ जाते हैं, यानी संबोधन कारक के रूप में आ जाते हैं। कुल मिला के इतना, यानी कुछ नाउन होते हैं उनको हम संबोधित करते हैं। तो संबोधित करते हैं तो वो आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए इसको वोकेटिव केस का नाउन कहते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय हमको क्या करना है? उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाते हैं? वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल देखिए, तब आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, राजू आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अब यहाँ सुनने वाले हैं टीचर, कहने वाले हैं टीचर, स्पीकर टीचर हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। अब यहाँ सुनने वाले कौन है? राजू। तो राजू होना चाहिए ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट में सुनने वाला होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जब वोकेटिव केस में आ जाता है तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना बना के रिपोर्टेड स्पीच का जो है हम, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। हम शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच में हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो राजू को तो टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर जो है राजू को संबोधित कर रहे हैं ना। कोई लड़का है, उसे राजू करके संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं राजू आई विल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। इसको राजू कभी कभी लास्ट में भी आता है, आई शैल गिव यू ए बुक कामा राजू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उससे नहीं मतलब है, चाहे शुरू में आए चाहे लास्ट में आए वोकेटिव केस। लेकिन बात यह है, शुरू में आए लास्ट में, उससे नहीं मतलब। इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम यही बताया गया कि देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, यानी इनको ऑब्जेक्ट बना लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो उधर आया तो ऑब्जेक्ट बना लीजिए, क्योंकि सुनने वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। अध्यापक किससे कर रहे हैं? राजू। इसको क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं, द टीचर सेड टू राजू कामा आई शैल गिव यू ए बुक, ऐसे भी कर सकते हैं। अध्यापक ने राजू से कहा कि मैं तुम्हें किताब दूंगा। अब देखिए, इसको हम राजू को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे सेड का। देखिए, अब जब यहाँ होता है कि मतलब कि सेड राजू को हम सेड टू राजू मान लेंगे तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ क्या है? सेड टू को क्या कर दिया जाता है? टोल्ड। राजू का राजू ही रहेगा। मतलब राजू को हम ऑब्जेक्ट के रूप में, सेड का ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे तो सेड का टोल्ड हो जाता है। क्योंकि भाई कभी भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेड को टोल्ड बदल देते हैं, सेड या सेड टू को। तो यहाँ राजू को मिला लिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद तब कंजक्शन दैट लगा दिए। फिर आई सब्जेक्ट है तो टीचर के अनुसार बदला जाएगा। तो टीचर के अनुसार आई का क्या हो जाएगा? ही। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट की जगह है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई को बदल गए तो टीचर के लिए प्रोनाउन ही हो जाएगा। आप देखिए, आई तो साथ तो शैल लगता है, लेकिन ही के साथ तो शैल लगता नहीं, विल लगता है, इसलिए ही वुड हो जाएगा। गिव,
यू का जो है राजू ही ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ। यू को राजू के अनुसार क्या करेंगे, हिम कर देंगे। ठीक है, गिव हिम ए बुक, क्योंकि राजू को ही के अनुसार ही बदलेंगे यू को, राजू ही तो इसमें ऑब्जेक्ट बना है। ठीक, इस तरह से हम कहेंगे द टीचर टोल्ड राजू, टीचर ने राजू को बताया दैट ही वुड गिव हिम ए बुक, कि वह इसे एक किताब देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई सन्स, मेरे पुत्रों, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। किसान ने कहा मेरे पुत्रों, यानी किसान अब पुत्रों का के संबोधित कर रहा है अपने लड़कों। मेरे पुत्रों, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, मैं इन पेड़ों को प्लांटिंग में से लगा रहा हूँ। पौधा लगाना कहेंगे जो प्लांट होता है। फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं इन पेड़ों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। जैसे वो मर जाएगा तो बच्चे फल खाएंगे। कहावत कहिए, पेड़ कोई लगाता फल कोई खाता। तो वही कह रहा हूँ, मैं इन पेड़ों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो हम दिन डायरेक्ट में कैसे कहेंगे, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, बूढ़ा किसान अपने पुत्रों को बताया। टोल्ड मीन्स बताना या कहना। अब यहाँ क्या है देखिए, अब यहाँ क्या है, कहने वाले कौन है, फार्मर, तो ये सब्जेक्ट हो गए। इस कहने वाले को स्पीकर कहते हैं, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, और जिससे कह रहा फार्मर वो कौन है, इनके पुत्र। तो ये क्या है, देखिए माई सन्स इन्वर्टेड कामा में ही लिखा गया, चाहे भले शुरू में है, और आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, ये भी इन्वर्टेड काम लिखा है। तो जितना इन्वर्टेड कामा में है ना, उसको हमको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और देखिए यहाँ सेड भले पहले लिख दिया गया, लेकिन इसके बाद वाला लेकिन सब्जेक्ट ही है। ठीक, तो जब रिपोर्टेड स्पीच देखिए कि शब्द कुछ भी हो या पूरा हो, पहले आ जाएंगे, तब उसके बाद सेड लिखा जाएगा, तभी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट जो है द ओल्ड फार्मर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले द ओल्ड इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट में चाहे आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जहाँ लिख दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसलिए द ओल्ड फार्मर यहाँ पहले आ गया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाता है। तो इसलिए सेड को यहाँ हम सेड तो लिखते, लेकिन माई सन्स ये रिपोर्टेड स्पीच में पुत्रों से कहा है, तो जो पुत्र उनकी बात को सुने हैं, तो जो सुनेंगे वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को माई सन्स को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो अब देखिए तब सेट को बदलना पड़ेगा। सेट को क्या कर दिया गया, टोल्ड कर दिया गया। अब एक बात यह भी ध्यान देंगे, तो माई को हम हिज में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, हिज। भले रिपोर्टेड स्पीच में आया है रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माई को हिज ही कहेंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द ओल्ड फार्मर सेड टू हिज सन्स, बूढ़ा किसान अपने पुत्रों से कहा, आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, मैं इन पेड़ों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ माई को जो है बदलोगे जब, ठीक है, तो हिज आ ही जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नाउन से पहले तो सब्जेक्ट क्या, फार्मर, फार्मर का सर माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, इसलिए यहाँ हिज आ गया। तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट, आई का आप करेंगे फिर सन्स के अनुसार ही करेंगे, ही होगा। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सन्स के अनुसार। ये ना सोचिए कि माई के अनुसार बदला जाएगा। आई जो है प्रोनाउन है, तो माई क्या है, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आया, तो माई, योर, हिज, इन सब के अनुसार नहीं बदला जाता है। इनके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार प्रोनाउन को बदला जाता है। तो यहाँ सन्स मेरे पुत्रों, ठीक है, मैं इन पेड़ों को लगा रहा हूँ, मैं मतलब फार्मर, तो इसलिए जो है मैं के लिए, ठीक है, ये लग गया। लेकिन कह रहा है कि आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज, ठीक है, तो फिर इस जान लीजिए आई फार्मर के लिए लगा, तो ही हो गया। दैट के बाद क्या आ गया, ही, ठीक है। लेकिन माई को किसके अनुसार बदलेंगे, फार्मर के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यही है, तो भी ही जा गया। तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट, आई का ही हो गया, आई एम का आवाज हो गया, प्लांटिंग दीज का दोज हो गया, ट्रीज फॉर यू को जो है किसके अनुसार बदलेंगे, पुत्रों के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि सुनने वाले पुत्र हैं। यहाँ भी देखिए आ गया है सन्स, तो फॉर देम। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, एक बार फिर से देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें द ओल्ड फार्मर है, इसलिए इसको पहले लिख दिया गया, ठीक है। सुनने वाले माई सन्स है, इनको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए सेट को टोल्ड करके ऑब्जेक्ट इसको बनाओगे, तो माई का जो है फार्मर के अनुसार बदला जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। सन्स का सन्स ही रहेगा, दैट लगाया गया, आई का जो है फार्मर के अनुसार ही हो गया, आई एम का आवाज हो गया, प्लांटिंग दिस का दोज हो गया, ट्रीज फॉर यू को भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, सन्स के अनुसार क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अर्थ क्या है, बूढ़ा किसान कहा मेरे पुत्रों, मैं इन पेड़ों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। हम दूसरे से कहेंगे बूढ़ा किसान ने अपने पुत्रों को बताया कि वह उन पेड़ों को उनके लिए लगा रहा था।
आई होप आप समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड कामाज के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, फिर उन्हें एड्रेस एज या फिर उन्हें एड्रेस एज के बाद रखते हैं। यहाँ आपको कुछ संबोधन के शब्द वाला नियम है। अब देखिए बताया क्या जा रहा है कि इन्वर्टेड कामा का संबोधन के शब्द, टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म में शब्द भी होता है, एड्रेस माने संबोधित करना भी होता है, पता तो होता ही है, लेकिन नाउन वर्ब रहेगा तो संबोधन, संबोधित करना या संबोधन नाउन। तो संबोधन के शब्द हों तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, जैसे आपके इसके पहले बताया गया, ऑब्जेक्ट में बदल दो, मिला लो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे राजू को देखिए बना दिएगा ऑब्जेक्ट, माई सन्स को बता रहे हैं, या फिर उन्हें एड्रेस एज के बाद रखते हैं। मतलब इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट में तो बदल ही सकते हो, लेकिन एक नियम और भी है, आप एड्रेस एज का प्रयोग भी कर सकते हो। एड्रेस एज बता दिया गया तो आप उसका एनजी फॉर्म एड्रेसिंग एज भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एड्रेस एज ही लगाओ, सेकंड फॉर्म एड्रेस भी कर सकते हो अर्थ के अनुसार। तो देखिए बता दे रहे हैं आपको, अर्थ के अनुसार आप चाहे जिसमें बदल दें। द ओल्ड वोमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, चिल्ड्रेन बच्चों, आई एम प्लीज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब देखिए पहला नियम तो ये हुआ, द ओल्ड वोमन सेड, कहा किससे, कहा बच्चों से, बच्चे सुनने वाले हैं तो इनको ऑब्जेक्ट बना दो। टोल्ड द चिल्ड्रेन कह दिया गया, ठीक है, बूढ़ी औरत ने बच्चों को बताया। अब कंजक्शन आई हो गया, आई का वुमन के अनुसार सी हो गया, आई एम का आवाज़ हो गया, प्लीज्ड विथ, यू का चिल्ड्रेन के अनुसार क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरे से कहेंगे, बूढ़ी औरत ने बच्चों को बताया कि वह उनके साथ खुश थी। अगला वाक्य, नाटी बॉयज, शरारती लड़के, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम दोबारा लड़ रहे हो। अब देखिए तो मतलब ये कोई माँ थी, ठीक है, मतलब कोई लड़का था, उसकी माँ ने कहा, शरारती लड़के तुम दोबारा लड़ रहे हो। अब देखिए यहाँ क्या है, अब इसको हम एड्रेसिंग से भी बना सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि आप हिज मदर, ठीक है, टोल्ड नाटी बॉय, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मदर, ठीक है, टोल्ड हर नाटी बॉय, माँ अपने नाटी बॉय से कही, शरारती लड़के से कही, या उसके कहती उसकी माँ ने शरारती लड़के से कही, जो आदमी, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो अब यहाँ हिज मदर टोल्ड नाटी बॉय, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सेट का टोल्ड हो जाएगा, दैट ही हैज़ बीन फाइटिंग अगेन, तो आयु का नाटी बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, था आपका हैज़ हो जाएगा। ये मतलब सिंपल तरीका, ऑब्जेक्ट मिलाने वाला तरीका था, ठीक है, उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन एड्रेसिंग वाले तरीके से जो बता रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। इसका रूल क्या कर रहा है, एड्रेसिंग जैसे मतलब माँ बच्चे को नाटी बॉय कह के संबोधित कर रही है, तो इसलिए आप संबोधित करना कहेंगे, ये लिख सकते हो एड्रेसिंग, एड्रेस माने संबोधित करना था, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म आपको बना के लिखना है, एड्रेसिंग माने संबोधित करते हुए, इसके हिंदी होगी। एड्रेसिंग के बाद किससे संबोधित करते हुए, देखिए एड्रेसिंग के बाद जो है जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको लिखोगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट दिया रहा था तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने मन से मान सकते हैं। जब माँ संबोधित कर रही है, नाटी बॉय अपने लड़के को कर रही है, तो हर सन हो जाएगा, एड्रेसिंग हर सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने मन से मान लीजिए, और उसके बाद एज लगा देते हैं। इसका रूल ये है कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका बताते हैं। अगर एड्रेसिंग से बनेगा तो एड्रेसिंग लिखेंगे, उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, मी वगैरह दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम मी हिम नहीं दिया कुछ, हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इसमें यहाँ हिम भी हम मान सकते हैं, एड्रेसिंग हिम एज ए नाटी बॉय भी कर सकते थे, लेकिन पुत्र है, कन्फर्म है, बॉय है, तो हर सन भी मान सकते हैं, अर्थ के अनुसार मानेंगे। अपने पुत्र को एक शरारती लड़के के रूप में संबोधित करते हुए, यहाँ नाटी बॉय कही है तो ए अपने मन से भी लगा सकते हैं, और ए नाटी बॉय, एड्रेसिंग हर सन एज ए नाटी बॉय, बॉय एक ही है तो इसलिए ए लगा देते हैं। अब यहाँ संबोधन के शब्द थे नाटी बॉय, तो यहाँ ए और द एन नहीं लगता, संबोधन के शब्द में आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो संबोधन का शब्द नहीं रहेगा, अपने हिसाब से हम बताएंगे तो इसलिए लगा देते हैं। तब वहाँ संबोधन खत्म हो जाता है ना, एड्रेसिंग हर सन एज और नाटी बॉय, इस तरह से कहें अपने पुत्र को एक नाटी बॉय के रूप में संबोधित करते हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के बाद हाँ स्ट्रक्चर बता रहे थे, फिर एज लगाते हैं, फिर जिस रूप में संबोधित किया गया उसको, यहाँ नाटी बॉय था तो एज नाटी बॉय का दो, या ए भी लगा सकते हैं एज ए,
नाटी बॉय, इस तरह से हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद कामा करके हम जैसे हमेशा बनाते हैं वैसे बना देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बॉय के बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, द मदर, ठीक है, कौन है, मदर। सेड दैट, ने कहा कि। अब यू का बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड, ठीक है। बीन फाइटिंग अगेन, इस तरह से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपके ना समझ में आए तो आप सिंपली कह दो मदर टोल्ड हर नाटी बॉय, माँ अपनी शरारती लड़की को बताई या माँ अपने शरारती लड़की से कही दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, कि वह दोबारा लड़ रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे है माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, सेड सी, उसने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊँगा, ठीक है। सी, उसने कहा, लड़की, औरत ने कहा मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊँगी। अब देखिए इसको एड्रेसिंग से बनाएंगे। सबसे पहले एड्रेसिंग लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हर मान लिए, क्योंकि पुत्र इसका है तो उसके लिए हर मान लेंगे, लड़के के लिए हिम मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ हर सन दिया, अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ हर सन को भी हिम भी मान सकते हो, उसे नाटी बॉय के रूप में समझ करते इसे भी कर सकते, क्योंकि पुत्र है इसलिए हर सन लगा दिए। अर्थ के अनुसार आप बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ एड्रेसिंग हर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है एज लिखा जाता है। एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तहत लिख देते हैं। एज करके संबोधन के शब्द क्या है, माई डियर डॉटर, तो माई का क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सी के अनुसार बदलेंगे, सी सब्जेक्ट है तो हर हो जाएगा, ठीक है। नाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द हर हो जाएगा। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, उसे अपनी प्रिय पुत्री के रूप में संबोधित करते हुए। अब उसके बाद यहाँ इसकी कहानी ख़त्म हो गई। फिर सब्जेक्ट से लिखेंगे सी सेड दैट, सी सेड दैट, ठीक है। सी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सेड को हम सेड लिखेंगे, क्योंकि भाई देखिए एड्रेसिंग, इसका रूल क्या है, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस एज, फिर संबोधन के शब्द, फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें सी है। फिर उसके बाद ये लिखेंगे सेड, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, फिर दैट लगा के आई का क्या हो जाएगा, सेड दैट के बाद आई का पुत्री के, हाँ सी के अनुसार बदला गया, सी हो जाएगा, सी के साथ फैल लगता नहीं बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा। टीच ये सी रहेगा, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। यू किसके लिए, डॉटर के लिए आया तो इसलिए हर हो जाएगा, संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप एड्रेसिंग वाला से भी भूल जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो, सी टोल्ड हर डियर डॉटर, बहुत सिंपली सी टोल्ड हर डियर डॉटर दैट करके सी वुड टीच हर संस्कृत, ऐसे भी कर सकते सिंपली, क्योंकि बताया क्या गया, देखिए दो तरीके से बताया गया। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या फिर एड्रेसाइज के बाद लिखते हैं। एड्रेसाइज का मतलब उसको एड्रेसिंग रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट, फिर एज संबोधन के शब्द, तब इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, सबसे सरल नियम ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, उसके बाद एड्रेसिंग से भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना एड्रेसिंग फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर एज संबोधन के शब्द, फिर सब्जेक्ट से जैसे हमेशा बनाते वैसे बना दो, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली आराम से ऑब्जेक्ट बना, पहले का हिज मदर टोल्ड, ठीक है, टोल्ड नाटी बॉय या मदर टोल्ड हर नाटी बॉय, ऐसे भी कर सकते हो, दैट करके बना दो। इसमें सी टोल्ड हर डियर डॉटर, दैट करके आगे बना दो, सिंपल। बाकी एड्रेसिंग वाला भी बता दिए। अब देखिए अगला रूल क्या करा, नीडेंट को इनडायरेक्ट में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। नीडेंट मतलब से नीड नाट का शॉर्ट फॉर्म नीडेंट है, तो ये बताना कि ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। देखते हैं, जैसे ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा आई नीडेंट टू गो देयर नाउ, मुझे अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो सेड टू का टोल्ड है, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, आई का ही के अनुसार बदलेंगे, ही नीडेंट का नीडेंट ही रहने, गो ही नीडेंट गो देयर, नाउ का क्या हो जाता है देन, यानी नीड नाट ये सहायक क्रिया है तो इसको परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कैन का कुड में का माइट करते हैं लेकिन नीड नाट को कुछ नहीं करते, ये बताना चाहते थे। नहीं तो आपको नीड का नीडेड नहीं था, नीडेंट का नीडेंट ही रहता, नीडेंट कहो या नीड नाट कहो, बात एक ही है। अगला रूल है इन्वर्टेड कामाज के भीतर बेल या यूसी शब्द हों तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक हैं।
यहाँ कुछ शब्द बताए जा रहे हैं कि मतलब बोलचाल की भाषा में आदमी विल, यू, सी इन सबको का प्रयोग कर देता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है तो सोचता रहता है विल, यू, सी, तो इनका प्रयोग कर देता है, कनेक्टिव का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बात पर जोर देने के लिए वो लगा देता, नहीं भी सोचता रहता। तो लेकिन हम इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ कहते नहीं दूसरे से, इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अब खुद फील करिए कि हम दूसरे से कैसे कहेंगे। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम, अच्छा राम, आई शेल गिव यू अ प्राइज़, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगी। माँ ने कहा, अच्छा राम, मैं तुम्हें पुरस्कार, वेल राम, अच्छा राम, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगी। हम दूसरे से सुन लेंगे बात माँ की, राम से क्या कही है, तो हम यही कहेंगे मदर टोल्ड राम, माँ ने राम को बताया दैट शी वुड गिव हिम अ प्राइज़, कि वह उसे एक पुरस्कार देगी। क्योंकि आप सब जब सुनोगे तो थोड़ी कहोगे माँ ने राम को, माँ ने अच्छा राम बताया, ऐसा नहीं कहोगे ना, वेल राम माने अच्छा राम, माँ ने टोल्ड माने बताया, माँ ने अच्छा राम बताया कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी, ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे माँ ने राम को बताया कि वह उसे पुरस्कार दूंगी। ये बेल का प्रयोग हम इनडायरेक्ट में करते नहीं है, जब बेल के बाद तो कोई भी नाउन आ जाए इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो ये तो राम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था, इसमें दे दिया इसलिए मिला दिया गया। अगर मान लीजिए राम ना होता तो बेल कामा आई सेल, तो भी हम बेल को हटा देते तो डायरेक्ट की बात कर देते, ठीक। ये राम जो है ना संबोधन का शब्द है, वोकेटिव केस का नाउन है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए मान कहने वाली माँ, सुनने वाले राम है, तो राम को जो हम टोल्ड के बाद मान लिए हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बना दिए, बेल निरर्थक शब्द है, इसको हटा दिए, क्योंकि अगला शब्द कि यहाँ आई है, आई को हम दैट के बाद आई को मदर के अनुसार सी बदल दिए, बिल का उड कर दिए। सेल का सुर तो होता है लेकिन शिक्षा बिल लगता है, इसलिए उड हो गया। गिव, यू का जो है राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, दूसरा है द फादर सेड, पिता ने कहा, यू सी, तुम देखो, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, मैं ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ। थिंग्स माने बातों या चीज़ों, कहते ना ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ। हम मान लीजिए कोई पिता है, आप सुन लिए, वो कहा तुम देखो मैं ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे? मतलब आपके पिता मान लीजिए किस कह दिए परिवार में मैं ऐसी बातों को नहीं सहन कर सकता, तो दूसरे से कैसे कहोगे? आप यही कहोगे पिता ने कहा कि वह ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप ये कहो फादर सेड दैट ही कुडेंट, आई का क्या हो जाएगा, ही, कुड नॉट का, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, कैन नॉट सटा के हमेशा लिखा जाता है, लेकिन जब कुड नॉट लिखेंगे तो दूर दूर हो जाता है, स्पेस हो जाता है कुड और नॉट के बीच में, कैन और नॉट के बीच में ऐसे नहीं लिखा जाता है स्पेस, ये गलत हो जाएगा। ग्रामर का रूल है कैन नॉट सटा के लिखा जाता है, इस पर ध्यान देना। तो फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग, आई का ही, कैन नॉट, कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग। यहाँ देखिए यू सी हटा देंगे हम, क्योंकि मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा है, परिवार में आपके पिताजी ने आपकी माता से कहा है, किसी से कहा कि तुम देखो मैं ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ, तो आप यही कहेंगे पिता ने कहा कि वह ऐसी बातों को सहन नहीं करता। अब ये थोड़ी ना कहोगे पिता ने तुम देखो कहा कि वह ऐसी बातों को सहन नहीं, ऐसा नहीं कहोगे आप, इसलिए इसको हटा देते हैं। इस तरह ध्यान देना, बेल या यूसी ये दोनों आ जाएंगे अगर सब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट में, ठीक है ना, और सॉरी डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, तो इनको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। कि यूसी के बाद देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ बेल के बाद भी सब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाते तो हटा देते हैं इनको। पाँचवा देखते हैं रूल, जिन शर्त बताने वाले वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है, ठीक है, काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है, उनमें अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है, ठीक। इनडायरेक्ट में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यानी कि शर्त बताने वाले वाक्य, शर्त मतलब कंडीशन जिसमें शर्त बताई है, जैसे इफ़ से हमेशा शर्त बताई जाती है, जैसे हो ना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। पास तो हो जाओगे लेकिन शर्त है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो इफ़ वाला वाक्य शर्त वाला वाक्य होता है। तो जिन शर्त वाले वाक्य में बता रहे काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोलता है। काल्पनिक मतलब जैसे कोई ऐसी बातें जो कल्पना करते हो लेकिन जान रहे हो पूरा नहीं होगी। अवास्तविक मतलब वास्तविक माने असली, मतलब सच्चाई नहीं रहती है, आप कल्पना में जी रहे हैं, उसे कहते हैं काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति का बोध होता है। वाक्य पढ़ने से यानी कि लगे इसमें काल्पनिक बातें कही है, कल्पना की गई है, अवास्तविक है। तो बता कह रहे हैं उनमें अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है। अवास्तविक भूतकाल मतलब अनरियल पास्ट टेंस, ठीक है। तो पूरी तरह से भूतकाल नहीं रहेगा, वो अवास्तविक भूतकाल यानी कि रहेगा तो पास्ट में लेकिन बात किया जाएगा फ्यूचर की, ठीक है, इसलिए उसको अवास्तविक भूतकाल कहते हैं। तो नियम क्या कह रहा है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो यानी कि इसका ऐसे वाक्य का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन करने का मतलब ये है टेंस का चेंज नहीं करेंगे। उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए सरला सेठ, सरला ने कहा इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय पे रहती। तो मैं हमेशा कैसे रहती? समय पे रहती। मतलब ये सरला कह रही है कि यदि मेरा घर नज़दीक होता, यहाँ वर का हिंदी था नहीं होगा, होता, क्योंकि बी का सेकंड फॉर्म है। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज या वर। अब बी माने क्या होता? होना। ठीक है, तो होता। तो इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि मेरा घर जो है, मेरा कॉलेज घर के पास होता, इस तरह से ता शब्द आएगा इफ़ से, तो जान लेना अवस्थिक स्थिति का बोल रहा। तो आगे करें आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय पे होती, यानी समय पे रहती। तो इस तरह से ताते ती आता है इसमें, ऐसी बात नहीं। या मतलब यदि मैं राजा होता, इफ़ आई वर ए किंग, इस तरह से यदि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो इस तरह से काल्पनिक आदमी कर लेता है कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ़ आई वर ए किंग आई वुड रिवार्ड यू, यदि मैं राजा होता तो मैं पुरस्कार देता। इस तरह की कल्पना आदमी करता है। तो इसमें क्या पूरी तरह से कल्पना सरला का ही, यदि मेरा कॉलेज घर के नज़दीक होता तो मैं हमेशा समय पर रहती, यानी कि उनका ना नज़दीक है न वो समय पे, तो क्या करें, नज़दीक हो भी करता, क्या करें, ये समय पे होती। इस तरह से अवस्थिक है। भाई घर जहाँ तो है वहीं रहेगा, स्कूल तो जहाँ वहीं रहेगा। तो इस तरह से कल्पना कर रहे हैं। इफ़ सी सेड दैट, हम दूसरे से इफ़ हर कॉलेज, माई का क्या हो जाएगा? सरला के अनुसार हर कॉलेज, वर का वर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वर के साथ यहाँ आईएनजी नहीं आया है कि कोई टेंस है, यहाँ कल्पना के लिए लगा है, इफ़ के साथ लगाया। तो ऐसे भी जान लीजिए इफ़ से शर्त प्रकट होती है, तो इसमें आप मत बताइए। वर नियर द हाउस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ बताया करें कि वर को तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन इसका अंडरस्टूड सेंस है हैड बीन नियर द हाउस। हैड बीन माने होता, ठीक है, वर को हैड बीन बदला जाता है, वर नियर द हाउस का मतलब हैड बीन नियर द हाउस हो जाता है, इसलिए बदला नहीं गया। यदि मेरा घर, ठीक है, यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता, अब देखिए आई का सी कर देंगे, ठीक है। तो मेरा घर को आप इनडायरेक्ट बना कि उसका घर, उसका कॉलेज, सर मेरे कॉलेज का, मेरा कॉलेज यानी उसका कॉलेज, यदि उसका कॉलेज घर के नज़दीक होता, सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो वह हमेशा समय पे रहती, आई का सी हो जाएगा, उसका भी रहेगा। इस तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हो इफ़ से कोई वाक्य रहे, उसमें होता शब्द आएगा, वर लगा रहेगा, हमेशा काल्पनिक वाक्य रहता है। और इसमें यही पहचान है, इफ़ रहेगा, वर रहेगा, अगले में उड़ रहेगा, आई रहे चाहे ही रहे, उससे नहीं मतलब उड़ ही लगेगा, शुड नहीं लगता है, कभी भी वर रहेगा तो उड़ ही लगेगा। जैसे और भी वाक्य हैं बता दे रहे हैं, तो भी नहीं इसी तरह से होगा वो। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, कामा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो मैं जान रहा हूँ कि मैं न पक्षी हूँ, न आकाश में उड़ पाऊँगा, लेकिन कल्पना कर ही लेता। इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं प्रधान राजा होता तो आई वुड रिवार्ड यू, तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पुरस्कृत करता। इस तरह से कल्पना आदि, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश को बदल देता। इस तरह से कल्पना करते हैं। तो चलिए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, एक और रूल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आपको कल की वीडियो में बता दिया जाएगा। आज ठीक है, ये समझा दे रहे हैं ताकि आप एक्सरसाइज करके लाइए, कल आपको मिलवा दिया जाएगा। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ एक बात जब बताया जा रहा है कि थैंक यू शब्द कभी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा। देखिए जैसे देखिए इसमें आया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, कोई रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो सेट होता है उसको हम थैंक्ड में बदल देते हैं, यानी कि तब टोल्ड में नहीं किया जाएगा अगर थैंक यू आएगा तो सेट को बस। और रिपोर्टेड स्पीच में इसी तरह से और बता रहे हैं, इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में होप आ जाए, जैसे थैंक यू ना कि होप आ जाएगा, फील आ जाएगा, आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। ठीक, एक बात और ध्यान देना, थैंक के साथ तो यू आता है लास्ट में, थैंक यू होगा, लेकिन होप या जब फील आएगा तो इसके पहले आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे आई फील, आई होप, इस तरह से आएगा। तो आप जैसे थैंक के साथ यू हटा के थैंक्ड में कर देते, तो इसी तरह से आई फील, आई होप हटा के एक बना देंगे। जैसे थैंक का सेकंड फॉर्म थैंक, तो होप का होप्ड कर देंगे, फील का फेल्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। इस तरह से ये जो विशेष रूल है इनको भी आपको पढ़ने हैं। अब आप इंटरमीडिएट में हैं, कंपटीशन लेवल का ग्रामर आपके बुक में रहता है,
इसके बाद आप कोई भी तैयारी करेंगे इसी तरह से आएंगे। और ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, आपका थियरी भी दे सकता है बनाने के लिए, तो इसलिए दोनों तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़िए। हाई स्कूल में नहीं हो कि सीधे सीधे सरल सरल क्वेश्चन दे देगा, आप कुछ लॉजिकल देगा तो जो थोड़ा सा हाई स्कूल से हट के हो, इसलिए ऐसे स्पेशल रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए छोटा ही वाक्य रहेगा, लेकिन आप नियम नहीं जानते रहोगे तो परेशानी हो जाएगी आपको बनाने में। देखते हैं, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा, क्या कहा? थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए। श्रीमान जी आपकी सहायता के लिए क्या? धन्यवाद। तो हम दूसरे से क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई नौकर मालिक से कह दिया थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, हम दूसरे से कैसे कहेंगे? यही कहेंगे, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प कहेंगे। अब ये समझिए रेस्पेक्टफुल्ली वगैरह कहाँ से आ गया, इसको सुनिए। ग्रामर का एक रूल ये भी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाएगा, सर या मैडम, सर तो किसी या मैडम, भाई मान लीजिए आपके स्कूल में सर है मैडम है, तो मैडम माने महोदय, टीचर जो है उनको मैडम कहते हैं, लेडीज़ नहीं तो सर कहते हैं। तो सर या मैडम सम्मान सूचक शब्द है, तो इसलिए हम सर या मैडम के आने पर क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिस्पेक्टफुल्ली लगा देते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद भी रिस्पेक्टफुल्ली लगा देते हैं, ठीक, या विथ रिस्पेक्ट भी हम ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। तो क्योंकि सर कह रहा है तो सम्मानपूर्वक कहेंगे, तो हम यही दूसरे से कहेंगे, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुल्ली थैंक द मास्टर, नौकर ने मास्टर को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। इस तरह से सर के लिए जो है हम ये रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिस्पेक्टफुल्ली लगाते हैं, या तो मास्टर के बाद रिस्पेक्टफुल्ली भी लगा सकते थे। द सर्वेंट थैंक द मास्टर रिस्पेक्टफुल्ली, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके सही होते हैं, ठीक है। यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली थैंक मैंने सम्मानपूर्वक धन्यवाद दे दिया, मास्टर ऑब्जेक्ट देखिए इसके बाद लिखा गया। उसके बाद जो है अब यहाँ देखिए थैंक्ड कर दिए तो थैंक यू का काम ख़त्म हो गया, रिस्पेक्टफुल्ली भी लगा दिए तो सर का काम ख़त्म हो गया। अब बचा क्या? फॉर योर हेल्प। अब फॉर आप भी लगा दिए, योर का जो है मास्टर के अनुसार हीज हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। एक बात ये भी जान लीजिए, यहाँ फॉर से जब हम जोड़ देंगे तो फॉर एक कंजक्शन का काम कर दिया, तो यहाँ दैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यही कहेंगे इस चीज़ के लिए धन्यवाद, किसी चीज़ के लिए आदमी धन्यवाद, तो फॉर माने के लिए, क्योंकि हम हो जाएगा नौकर ने मालिक को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। तो यहाँ की वो कहीं जोड़ने नहीं आए, जब की नहीं आया तो दैट भी नहीं लगेगा, समझ गए कि नहीं? हिंदी में की आता तो दैट लगाते, फार जोड़ने के लिए लग गया, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जाता है इसलिए फार लगेगा। आगे, आनंद सेड, आनंद ने कहा, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, मैं महसूस करता हूँ, सॉरी मैंने खेद, फॉर व्हाट, फॉर मैंने के लिए, उस चीज़ के लिए, व्हाट आई हैव सेड जो कुछ मैंने कहा, मतलब जो कुछ मैंने कहा मैं उसके लिए खेद महसूस करता हूँ। आनंद ने कहा सर, हम यही कहेंगे इनडायरेक्ट में, आनंद आई फील को हटा देंगे, फेल्ट कर देंगे, क्योंकि थैंक यू को हटा के थैंक्ड किए तो वही कहानी साहब भी है। आनंद फेल्ट सॉरी, ठीक है, या रिग्रेटेड भी कह सकते हो, रिग्रेट माने भी होता है खेद महसूस करना, फील सारी माने भी खेद महसूस करना, फील सारी के एक शब्द रिग्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए कोष्टक में लिख दिए हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी देखिए फार मिल जा रहा है तो कंजक्शन काम कर देगा, जैसे थैंक के साथ फार मिल जा रहा है, फार से हम जोड़ देते, तो यहाँ भी फार मिल जा रहा है फार से, तब दैट लगाने की ज़रूरत हमको नहीं होती है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए आदमी धन्यवाद देता तो फार लगेगा, किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करेगा तो फार लगेगा, दैट नहीं लगेगा ऐसे वाक्य में, ठीक है। थैंक यू और सॉरी वाले वाक्य। तो हम ये कहेंगे आनंद फेल्ट सॉरी फॉर, उस चीज़ के लिए आनंद ने खेद महसूस किया। अब यहाँ वाट से आप फिर जोड़िए, आगे एक वाक्य और लिखिए। वाट माने जो कुछ, आई का क्या हो जाएगा, आनंद के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, सेड जो कुछ उसने कहा था, तो यहाँ वाट माने जो कुछ होगा। और हम दूसरे से यही कहेंगे ना, आनंद उस चीज़ के लिए सॉरी महसूस किया, खेद महसूस किया जो कुछ उसने कहा था, ये सब कैसे, आनंद जो कुछ कहा था उसके लिए सॉरी महसूस किया, खेद महसूस किया। लास्ट वाक्य, आई ही सेड, उसने कहा आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, मैं आशा करता हूँ मेरा दोस्त आ जाएगा। तो हम दूसरे से कहेंगे ही होप्ड दैट, उसने आशा किया था कि हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे, कि उसका मित्र उस दिन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे बनाया गया, आई होप बताया गया था कि आएगा, तब भी आप होप सेड को उसी में बदल देना है, होप्ड में बदल देना है, थैंक यानी होप फील, ठीक है, इसी का टेंस के अनुसार बदल देना, सेड सेकंड फॉर्म में तो होप का सेकंड फॉर्म में, और होप के पहले आई हट जाएगा, जैसे बताया ना आई फील आई होप हट जाएगा, थैंक यू हट जाता है, तो थैंक के बाद वाला यू हटता है, फील और होप के पहले वाला आई भी हट जाता है, इतना ध्यान देना, तब होप हो जाएगा। ही होप, अब यहाँ दैट लगाएं क्योंकि यहाँ कोई फार हो तो है नहीं,
तो आप कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि आप हिंदी में जोड़ेंगे तो की आएगा तो दैट ही लगेगा। अब देखिए यही कहेंगे ना, उसने ऐसा किया था की मतलब दैट। अब उसके बाद जो है यहाँ आई होप तो हट ही गया, माई का ही का अनुसार ही हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड हो जाएगा, बिल का आउट हो जाएगा, कम का कम ही रहेगा दैट है। क्योंकि पास आने की बात किया जाता है तो कम को गो में नहीं बदला जाता है, नहीं तो आवाजाही बताना हो तो दैट गो में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आने के सेंस लेके नहीं बदले हैं। कंडीशन के अनुसार आप बदल भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप भी वहीं पर हो तो ये कहोगे ना कि वह आशा किया था कि उसका दोस्त उस दिन आ जाएगा, इस तरह सब कहेंगे। तो पास आने की बात की जा रहा है, नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम ठीक है बनाते हैं, ये स्पेशल रूल्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप जो है आज एक्सरसाइज नंबर 4A कर लेना, 4A ही नहीं आप 4B भी कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो है क्योंकि अगला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगली वीडियो में आपको इसकी हम एक्सरसाइज बताएंगे, फिर आगे रूल बताएंगे, पूरा एक्सीलेंट आपकी कवर कराएंगे। कोई पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम मेरे पास हो जाती है कभी कभी, इसलिए नहीं बना पाता हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा डेली आपको वीडियो मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है।